Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Yes. So, hello friends. Welcome back to Tutelage Academy. We'll be starting the session today. A warm welcome to everyone on Tutelage Academy, and we will be solving a Coal India Limited previous year question of 2022. Right? तो हम लोग जो हमारा टेक्निकल सेक्शन है HR, आज हम लोग उसी से शुरू करेंगे एंड आई विल गो बैक टू दैट सेक्शन. ये जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का सेक्शन है. चलिए, सो डोमेन नॉलेज से CIL में 100 क्वेश्चंस आते हैं. आज मैं लगभग 30 क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगी और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. ओके, एंड इफ आई नीड टू जूम इन और जूम आउट देन प्लीज टेक्स्ट, है ना. किसी कोई जो क्वेश्चन है ना वो काफी छोटे फॉन्ट में प्रिंटेड है. वी विल अकॉर्डिंगली एडजस्ट द स्क्रीन साइज. चलिए, इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, है ना. तो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर कब आई थी? 1966 में. इसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया था? 1969 में. राइट? और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे PB गजेंद्र गडकर जी. ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चंस आते हैं. और सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर कब आई थी? 1999 में आई थी, है ना. 2002 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था और इसके चेयरमैन कौन थे? रविंद्र वर्मा जी. और इनफैक्ट इन्होंने जब सबमिट किया था रिपोर्ट तो किससे सबमिट किया था? इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्हीं को ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी. और जब मैं फर्दर क्लासेस करवाऊंगी CIL के, तो इनका जो रिपोर्ट है उसका भी शॉर्ट समरी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है? तो इन विच ईयर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? आंसर विल बी 1969. डन? करेक्ट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. The provision of licensing of contractors under Contract Labor Act is mentioned under dash chapter. Since the font is small, I am repeating. The provision of licensing of contractors under the Contract Labor Act 1970 is mentioned under which chapter? Okay. Contract Labor Act. Contract Labor Act के sections आपको याद हो रहे हैं? क्या आपको ध्यान में है कौन कौन से सेक्शंस होते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में ना ये सारे एक्ट के सेक्शन, जितने भी एक्ट है आपको सिलेबस में, वो उनको याद कैसे करना है, उसका फ्रेमवर्क माइंड में कैसे आप रिकॉल कर पाओगे, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से सेक्शन से, सब आपको बताया जाएगा. फिलहाल के लिए देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ना, इसमें चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1 में तो जनरली डेफिनेशन ही होते हैं, है ना. तो चैप्टर 2 में जो भी कमिटीज है, बोर्ड्स हैं, उनकी बात की जाती है. ठीक है? और चैप्टर 3 में रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है. रजिस्ट्रेशन में हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो गया, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हो गया, एंड ऑल लाइक दैट. चैप्टर 4 में फिर फर्दर लाइसेंसिंग की बात की जाती है ना. लाइसेंसिंग की बात की जाती है. तो यही हमारे एक्ट का फ्रेमवर्क है. और चैप्टर 5 में फिर वेलफेयर एंड हेल्थ की बात की जाती है. फिर इसी तरह फर्दर इसमें चैप्टर 3 के अंदर भी कुछ सेक्शंस हैं. चैप्टर 4, 5 के अंदर फिर सेक्शंस है. चैप्टर 6 में फिर हमारी पेनल्टीज आ जाती है. राइट? तो दिस इज द फ्रेमवर्क. सो प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग, सो वी कैन सी इट इज हियर इन चैप्टर 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following provision is specified under Section 17 of Contract Labor Act? है ना. Section 17 of Contract Labor Act. Section 17 की बात की जा रही है. Contract Labor Act, same act. तो we will go back here as well. तो Section 17. तो आपको सारा sections मैं कोशिश करूंगी कि क्लास में जब मैं Contract Labor Act करवाऊंगी उसी समय ही आपको सारे sections याद करवा दूं. तो फिलहाल के लिए जो वेलफेयर एंड हेल्थ हमारा सेक्शन 16 से स्टार्ट होता है. ठीक है? 16, 17, 18, 19 ये चारों इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. और इसके फर्दर जो इधर है ना, सेक्शन 11 to 15 हमारा लाइसेंसिंग से है. सेक्शन 6 to 10 हमारा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. तो दिस टॉक्स अबाउट कैंटीन एंड सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट रेस्टरूम.
Section 18 talks about other facilities and Section 19 talks about first aid. तो यहाँ पे बात की जा रही है Section 17. तो बस इतना ही सेक्शंस आपको सेक में याद रखना है. जो भी क्वेश्चन आते हैं इतने से आ जाते हैं, इतने से सॉल्व हो जाते हैं. तो Section 17 हमारा रेस्ट रूम से रिलेटेड है. ठीक है. अदर फैसिलिटी, अब अगर एग्जाम में ये सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. फर्स्ट एड कौन सा सेक्शन है? Section 19. अदर फैसिलिटीज मैंने बताया Section 18. ग्रांट ऑफ लाइसेंस जो लाइसेंसिंग है Section 10 to 15 उससे रिलेटेड है. तो ग्रांट ऑफ लाइसेंस इनफैक्ट हमारा Section 13 में आता है. राइट. ओके. नेक्स्ट, द न्यू लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हील वाज डेवलप्ड बाय. तो लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हील जो है ना, ये आप HRD में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है. ये पॉल ब्रेंथेल ने इसके बारे में बताया था. तो इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनल HR प्रैक्टिसेस हैं और फिर मॉडर्न HR प्रैक्टिसेस हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं. मॉडर्न HR प्रैक्टिसेस में, मॉडर्न HRD प्रैक्टिसेस में क्या क्या टूल्स हैं, सबका रिलेशन क्या है, ये एक व्हील में बताया जाता है. लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हील में बाय पॉल ब्रेंथेल. Next, question number 5. Which of the following is or are the supporting benefits and services that employees receive in addition to wages? Question number 5. I hope my voice is audible and this PDF is visible to everyone. Which of the following are the supportive benefits and services that employees receive in addition to wages? एडिशन टू वेजेस, अगर आपको जो भी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि कोई वेकेशन मिल गया टीम की तरफ से कि हाँ कहीं पे घूमने जाना है, या फिर टीम की तरफ से फ्री लंच मिल गया, या फिर आपको कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, है ना, तो कुछ भी विच इज इन एडिशन टू वेजेस, वो कहलाता है फ्रिंज बेनिफिट. देखिए, फ्रिंज बेनिफिट वो सारी चीजें होती हैं जो उसका जो कि आप याद कैसे रखोगे कि इन एडिशन टू वेजेस जो चीजें आपको मिलती है और जिसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता. कोई एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, दोनों को ये फ्रिंज बेनिफिट बराबर ही मिलेंगी. राइट. तो जो भी ऐसी बेनिफिट होती है वो फ्रिंज बेनिफिट होती है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. द ओरिजिन ऑफ HRD इज ट्रेस्ड थ्रू डैश ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 18th century. HRD की हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है. तो HRD तो जनरली एक नया कॉन्सेप्ट माना जाता है. लगभग 1969 के लगभग में लियोनार्ड नाडलर ने इसका इनफैक्ट एक अच्छा डेफिनेशन भी दिया था ना. लियोनार्ड नाडलर, तो लगभग इस समय ये डेवलप होती है. लेकिन बिल्कुल अगर आपके हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले इसके कुछ ट्रेसेस मिलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, है ना. कि 18th century में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स थे, कुछ स्किल्स थे, तो वहाँ पे उनकी जो स्किल्ड वर्कर थे उनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती थी. वहाँ पे HRD का ओरिजिन वहाँ पे ट्रेस किया जाता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following process is said where an individual progresses on going through a series of stages, each of which is characterized by unique set of issues, themes and tasks? Yeah, I will zoom out a little bit. Which of the following process is said when an individual progress, किसी इंसान की progress is on going through a series of stages, each of which is characterized by unique set of issues, themes and tasks. ओके. तो यहाँ पे आंसर हमारा करियर डेवलपमेंट है. देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले समझेंगे. HRD के 3 पार्ट होते हैं. पहला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, और तीसरा होता है करियर डेवलपमेंट. तो ये यहाँ से आ रहा है. करियर डेवलपमेंट क्या होता है, अगर आप अपने करियर डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो मान लीजिए आपने एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया, उसके बाद फिर आप एग्जीक्यूटिव बने, फिर मैनेजर बने, फिर सीनियर मैनेजर बने, फिर जनरल मैनेजर बने, फिर CEO बने. सपोज जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल है वो प्रोग्रेस कर रहा है थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस, है ना. सीरीज ऑफ स्टेजेस है और हर स्टेज में जब आप एग्जीक्यूटिव थे फिर आप मैनेजर बने, तो हर स्टेज में आपका एक यूनिक सेट ऑफ ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यूनिक सेट ऑफ टास्क है. तो दिस इज योर करियर डेवलपमेंट ग्राफ, है ना. तो करियर डेवलपमेंट में बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये जो करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें करियर डेवलपमेंट की पार्ट होती है. जब HRD पढ़ोगे तो करियर डेवलपमेंट के अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, है ना. तो इसके करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट आर द पार्ट ऑफ करियर डेवलपमेंट. एलैबोरेटली हम लोग बाद में पढ़ेंगे. लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.
The process of understanding other people accurately is called dash perception. बाकी देखिए, दूसरे लोगों को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब भी आप दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो तो वो सोशियोलॉजी, सोशल सर्कल, सोशल परसेप्शन हो जाता है. अगर आप खुद को अंडरस्टैंड करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, तो वो साइकोलॉजिकल परसेप्शन हो जाता है, और ये सोशल परसेप्शन हो जाएगा व्हेन इट इज रिलेटेड टू पीपल अराउंड यू, अदर पीपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following are the category of extramural facilities? एक्स्ट्राम्यूरल और इंटरम्यूरल फैसिलिटीज है ना, इसके किसने डिफाइन किया था? आईएलओ ने आईएलओ की कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ने एक्स्ट्राम्यूरल और इंटरम्यूरल फैसिलिटीज को डिफाइन किया था. तो एक्स्ट्राम्यूरल और इंटरम्यूरल फैसिलिटीज क्या होती है? सपोज ये कोई फैक्ट्री का प्रीमाइसेस है, यहाँ पे एक्चुअली फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, और यहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों के रहने के लिए रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है, पार्क है, और स्कूल्स हैं, टेम्पल्स हैं, है ना. यहाँ पे ये एक्चुअली फैक्ट्री, लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, दिस इज द कंपाउंड ऑफ द फैक्ट्री. तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज इधर मिल रही हैं फैक्ट्री के अंदर, वो है हमारी इंट्राम्यूरल. और इधर जो है स्कूलिंग, पार्क्स एंड अदर थिंग्स, हॉस्पिटल एंड ऑल, वो हमारी एक्स्ट्राम्यूरल हो जाएंगे. तो कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, क्रेचेस, ये क्या होते हैं? फैक्ट्री के ये फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में होते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा which of the following are a category of extramural? सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा, इतना हो जाएगा इंट्रा, और एजुकेशन, स्कूल्स, टेम्पल्स यहाँ पे रहेंगे ना, तो वो हो जाएगा एजुकेशन एक्स्ट्राम्यूरल. ओके, वी आर राइट. क्वेश्चन नंबर 10. What is the maximum amount of fine imposed to those who willfully making or causing any false entry? आप false entry cause कर रहे हो willfully, और any commission from the general statement under Trade Union Act 1926. तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का क्वेश्चन है. तो होता क्या है ट्रेड यूनियन एक्ट में, अगर आप देखोगे तो सेक्शन पेनाल्टीज वाला सेक्शन है. पेनाल्टीज यहाँ पे है सेक्शन 31. सेक्शन 31 पेनाल्टीज है, वहां पे बात की जाती है इसकी, और 500 पेनाल्टीज, ₹500 लगता है. इस ट्रेड यूनियन एक्ट में टोटल 33 सेक्शन है एंड 5 चैप्टर्स है. 5 चैप्टर्स कंसोलिडेटेड इन 33 सेक्शन, और 33 सेक्शंस कंसोलिडेटेड इन 5 चैप्टर्स. तो ये जो लास्ट चैप्टर है पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर, उसी से ये क्वेश्चन है ना. लास्ट चैप्टर से, लास्ट चैप्टर सेक्शन जो है वो सेक्शन 31 से स्टार्ट हो रहा है, 31, 32, 33 लास्ट चैप्टर पेनाल्टीज का क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. आई होप समझ में आ रहा है, और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी और क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे. और मेरी यहाँ कोशिश यही रहेगी कि इन सारे क्वेश्चन से आप समझें कि किस तरह से सीआईएल का क्वेश्चन आता है, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें. Which of the following sections consist of the duties of occupier under Factories Act 1947? ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर बताना है. तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर कहाँ पर आती है, कौन से सेक्शन में आती है? तो दिस कम्स अंडर इनफैक्ट सेक्शन 7A. सेक्शन 7A. ओके, तो 7A, 7B, 8, 9, 10 जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये हमारा चैप्टर 2 में है, जो कि बात करता है इंस्पेक्टिंग स्टाफ की, है ना. और उसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है ना, वो फिर हमारा फर्दर फिर हेल्थ चैप्टर हो गया ये. फिर हेल्थ के बाद आ जाता है हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, ये सारे फिर चैप्टर्स आ जाते हैं और इनके सेक्शंस आ जाते हैं, है ना. और चैप्टर 2 इंस्पेक्टर स्टाफ, उसमें ये सारे सेक्शंस है. सेक्शन 10 है किसका, सर्टिफाइंग सर्जन का. तो अभी मैं आपको ये सारे डेटा दे रही हूँ एक्चुअली, बट ये सब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं याद करवाऊँ आपको. हेल्थ चैप्टर, सेफ्टी चैप्टर और वेलफेयर चैप्टर फिर फर्दर चैप्टर 3, 4, 5 में आपको मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 12. डैश टेक्निक हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू डील विद पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट मे इंटरफेयर विद द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अटेनमेंट में एम्प्लॉयज को अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रोसेस को डील करने के लिए काउंसलिंग किया जाता है. एक्चुअली देखा जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो कि एम्प्लॉय को पूरी तरीके से वर्क में कंट्रीब्यूट करने में रोक रही है, और फिर काउंसलिंग की जाती है. Which of the following provision is mentioned under section 9 of Industrial Employment Standing Order Act 1946? तो आप देख सक रहे हैं कि लास्ट 2022 में जो भी एग्जाम हुआ था सीआईएल का, उसमें बहुत बार
सेक्शन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए है ना। तो सेक्शन 9 ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 जो है ना, वो पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करता है। ये जो एक्ट है ना, ये काफी छोटा सा सिंपल सा एक्ट है, इसमें टोटल 15 सेक्शंस ही हैं, टोटल 15 सेक्शंस ही है ना। और फिर सेक्शन 9 के बाद फिर सेक्शन 10 हमारा ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करता है। उसके बाद फिर स्टैंडिंग ऑर्डर से इंटरप्रिटेशन रिलेटेड पेनाल्टीज, ये सबसे रिलेटेड ही सेक्शंस है, टोटल 15 सेक्शंस ही है। We will study about them when we read it about it in class. Next question number 14 देखिए, the concept of elasticity of supply is formulated as, concept of elasticity of supply is formulated as। तो देखिए सप्लाई, अगर लेबर मार्केट में हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई कर्व कैसा होता है ना, कि अगर हम वेज बढ़ाते जाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना। अब किसी काम के लिए हम वर्कर को 100 रुपए दे रहे हैं तो एक वर्कर आया, अब उसी काम के लिए अगर हम 200 रुपए देंगे तो फिर एक और एक्स्ट्रा वर्कर आ जाएगा, उसी काम के लिए अगर हम 300 देंगे तो एक वर्कर और आ जाएगा। तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, सप्लाई कर्व इज लाइक दिस, सप्लाई कर्व इज लाइक दिस, है ना। वेजेस बढ़ता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। इलास्टिक सप्लाई मतलब कि जैसे ही डिमांड क्रिएट हुआ तुरंत सप्लाई आ गई, है ना। तो जितनी जल्दी सप्लाई अवेलेबल हो जाती है लेबर्स की, उतना ज्यादा सप्लाई इलास्टिक माना जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यहाँ पे प्राइस इज एक्चुअली वेज, कि कितना वेज चेंज हो रहा है तो कितना ज्यादा क्वांटिटी हमें मिल रही है। जितनी जल्दी ये चीज अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा मानी जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स आर मेंशन्ड इन सेक्शन, वेरी इजी क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, है ना। तो सेक्शन 3 वर्क्स कमेटी है, 4 कॉन्सिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, है ना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। फिर यहाँ पे 7A हमारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, 7B हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल है ना, लाइक दैट। 7A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which among the following is not a barrier to delegation of authority? अगर अथॉरिटी को डेलीगेट करना है, अगर अथॉरिटी को डेलीगेट करना है ना, तो अब मान लीजिए इस पर्सन को अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना है, तो यहाँ पे 3 लोगों को डेलीगेट किया हुआ है ये पर्सन। अब कौन कौन सा बैरियर आता है, क्यों ये पर्सन 3 लोगों को डेलीगेट नहीं कर पाएगा, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट विच इज नॉट अ बैरियर। अगर सबऑर्डिनेट प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड है, इनको जो भी काम मिला है, तो ऑब्वियसली डेलीगेशन आसान होगा। फियर ऑफ पावर, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर ये तीनों चीजें ये इन तीनों सबऑर्डिनेट में देखने को मिलती हैं, तो ये जो पर्सन है वो इनको प्रॉपर काम डेलीगेट नहीं कर पाएगा। अगर इनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, काम डेलीगेट कर पाएगा नहीं, है ना। अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क अगर दिख रहा है तो नहीं, फियर ऑफ पावर तो भी नहीं कर पाएगा। अगर सबऑर्डिनेट सेटिस्फाइड है तभी कर सकता, तो पॉइंट नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, आराम से देख सकते हैं। द आइडियल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी सुपरवाइज्ड बाय वन एग्जीक्यूटिव एफिशिएंटली इज कॉल्ड। तो कोई एक सबऑर्डिनेट कोई एक एग्जीक्यूटिव कितने सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, ये क्या कहलाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ सुपरविजन, है ना। स्पैन ऑफ कंट्रोल या सुपरविजन, यहाँ पे इफेक्टिवली वर्ड इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट है ना, कि कोई एग्जीक्यूटिव वैसे तो मान लीजिए कि 10, 15, 20 को भी कर सकता है, बट इट शुड बी एफिशिएंट, दैट शुड बी इफेक्टिव। तो काम अगर मोनोटोनस काम हो, रेगुलर रूटीन वर्क हो, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा हो सकता है। उसमें वो जो पर्सन है ना, वो अगर काम में रिस्क कम आ रहा है, प्रॉब्लम कम आ रही है, रूटीन वर्क हो, तो ज्यादा लोगों को कर सकता है। बट अगर काम काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, बार बार चेंज हो सकता है, रैंडम प्रॉब्लम आती है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एक स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो जाता है, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट पे टाइम देना पड़ता है एग्जीक्यूटिव को उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए, है ना। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो जाता है, और अगर रूटीन वर्क है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारा वाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, the process of identifying the facts, experimentation and awaiting solutions for organizations specific problem is said to be। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है, बट समझना है, ऑप्शंस भी देखने हैं। what we are doing, we are identifying the facts, then
we are doing the experimentation and then we are awaiting the solution for any specific current problem, है ना. तो ये इसके बारे में बताया जाता है किसमें, इसके बारे में बताया जाता है एक्शन रिसर्च में. एक्शन रिसर्च में क्या होता है, प्लान डू चेक एक्शन, प्लान डू चेक एक्शन, है ना. तो कोई भी करंट प्रॉब्लम हो, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जिसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं पता, सॉल्व कर करके चेक कर करके देखना है कि व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग, है ना. तो एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि विच प्रॉब्लम विच सॉल्यूशन विल एक्चुअली वर्क फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो एक्शन रिसर्च को हम साइक्लिक रिसर्च भी कहते हैं इसलिए, है ना. साइक्लिक रिसर्च भी कहते हैं. एक्शन रिसर्च के बारे में किसने बताया था, कर्ट लेविन ने बताया था, कर्ट लेविन ने बताया था. तो हमारा यहाँ पे कीवर्ड एक्सपेरिमेंटेशन अवेटिंग सॉल्यूशन. जैसे कि कोरोना का जब वैक्सीन डेवलप हुआ होगा तो जब एफिकेसी कम होगी तो फिर दोबारा ट्राई किया गया होगा एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद भी अगर एफिकेसी सफिशिएंट नहीं आई होगी तो फिर दोबारा ट्राई किया होगा तो वो एफिकेसी को फर्दर मैक्सिमम लाने के लिए. तो दैट वुड बी कॉलिंग एक्शन रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 19, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयज इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट द मिनिमम वेजेस have been fixed on the basis of dash under the Payment of Minimum Wages Act 1948. फिर से रिपीट करें क्वेश्चन. In relation to employees in any scheduled employment, okay, the minimum wages have been fixed on the basis of dash under Payment of Minimum Wages Act 1948. Okay, तो Payment of Minimum Wages Act में क्या किसकी बात की जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की जाती है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होती है, एक्चुअली नंबर होता है और इस नंबर को असर्टेन कौन करता है, कौन इसको असर्टेन करता है, कैलकुलेट करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना. तो ये सब याद करने का भी तरीका है ना, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इन दोनों की बात किसमें होती है, मिनिमम वेजेस एक्ट में ही होती है. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका सेक्शन 2C में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन 2D में आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे और यही ये नंबर को डिटरमाइन करता है. और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से फिर फर्दर क्या होता है, जो पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट में जो जितने भी तरह के वेजेस डिटरमाइन किए जाते हैं उनमें फिर ये हेल्प करता है. पॉइंट नंबर 4, राइट. So this is the theory behind it. Next question number 20. The method of calculating wages under the Workman Compensation Act 1923 is mentioned under. तो wages को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इसका जो मेथड है ना, ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी CIL के सिलेबस में है. तो सेक्शन 5 में इसके बारे में दिया हुआ है, आप उसमें पढ़ेंगे. The theory of employment was given by, theory of employment जो है ना वो किसने दी थी, जॉन मैनार्ड केनिस, है ना. जॉन मैनार्ड केनिस फुल फॉर्म है ना. इनकी एक बहुत अच्छी बुक है 1935 में आई थी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. और इसी बुक में इन्होंने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और इसी बुक में इन्होंने अपने अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को बताया है. और एक और कॉन्सेप्ट बताया है जिसका नाम है डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, है ना. और इन्होंने रीजन दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है. अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होता है क्योंकि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन द मार्केट. मार्केट में वर्कर्स का डिमांड ही नहीं है. वर्कर्स का डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, जो काम नहीं है. तो गवर्नमेंट को इनफैक्ट काम क्रिएट करना चाहिए. दैट मीन्स गवर्नमेंट को कैपिटल में स्पेंड करनी चाहिए, नई नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी चाहिए जिससे कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. ओके, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इस बुक का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following sections under Payment of Gratuity Act specifies the provision of compulsory insurance? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे PSU एग्जामिनेशन में पूछा गया है इसके बारे में. कंपल्सरी इंश्योरेंस के बारे में हमेशा पूछा जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, कभी मैच द फॉलोइंग में, कभी किसी तरीके से. तो सेक्शन 4 ये आप हमेशा याद रखेंगे. इसका बस फंडा यही है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है उसे ग्रेच्युटी पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को, ग्रेच्युटी जब बिग सम, तो उसे इंश्योरेंस कराना पड़ता है कंपल्सरीली. और अगर उसके पास ग्रेच्युटी फंड है तो वो इससे एग्जाम हो जाता है, लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Which among these are not a principal barrier proposed by McFarland
ये जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन यूनिट का। तो मैकफार्लैंड कुछ बैरियर्स के बारे में बताते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में बताते हैं, जैसे कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर और सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ह्यूमन रिलेशन बैरियर, ये ब्लॉक्स बैरियर आप कह सकते हैं। तो वो उन्होंने सिमेंटिक बैरियर के बारे में बताया है। सिमेंटिक बैरियर कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के बारे में बताया है। ह्यूमन रिलेशन बैरियर को आप एटीट्यूडनल बैरियर भी कह सकते हैं, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी कह सकते हैं। तो इनके बट साउंड ऑब्जेक्ट तो आप देख सकते हैं ये किसी बैरियर की बात का से रिलेटेड नहीं है। तो आप इस तरीके से ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा गलत है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्स्ट्रा लीव्स days is provided to the women employee in case of illness due to pregnancy, delivery and other as per Maternity Benefit Act 1961। Maternity Benefit Act भी हमारे सिलेबस में है। तो एक्स्ट्रा लीव डेज जो भी मिलती है women employee को वो होती है 1 month एक्स्ट्रा लीव मिल सकती है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर मैटरनिटी बेनिफिट लीव इन केस ऑफ इलनेस ड्यू टू प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ HRM deals with that the service agreement of an employee comes to an end and he or she leaves the organization? I will zoom out. Which of the following functions of HRM deals with the service agreement of an employee comes to an end and he or she has to leave the organization? Options देखेंगे, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, सेपरेशन, ऑर्गेनाइजिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेपरेशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is not a statutory welfare provision under Factors Act 1948? कौन सा स्टैट्यूटरी वेलफेयर प्रोविजन नहीं है? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्रेचेस, वॉशिंग फैसिलिटीज, फर्स्ट एड, ये सारा हमारा स्टैट्यूटरी वेलफेयर प्रोविजन है ना। और हाउसिंग नहीं है। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो ये सारा वेलफेयर प्रोविजन की बात हो रही है ना। तो वेलफेयर किसमें है? चैप्टर 5 में। चैप्टर 3 हेल्थ, चैप्टर 4 सेफ्टी एंड चैप्टर 5 वेलफेयर है ना। तो चैप्टर 5 स्टार्ट होता है 42 से 50 में, और ये आपको सारा याद रखना है क्योंकि बराबर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो 42 में आता है वॉशिंग फैसिलिटीज है ना, ये 42 है। उसके बाद फिर फैसिलिटीज फॉर ड्राइंग क्लोथ्स हमारा 43 में आ जाता है। फिर 44 में आता है फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, ये भी बार बार पूछा गया है, सेक्शन 44 है ना। फिर सेक्शन 45 है फर्स्ट एड, सेक्शन 45 है फर्स्ट एड, सेक्शन 46 है क्रचेस, सेक्शन 47 फिर 48 है क्रचेस, 46 कैंटीन है, 46 कैंटीन है ना। फिर 47 हमारा रेस्ट रूम, लंच रूम के बारे में है, 48 क्रचेस है। फिर 49 हमारा वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बात करता है। तो लाइक दैट चैप्टर 5 का जो वेलफेयर प्रोविजन है वो 42 टू 50 आप हमेशा याद कीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन आता ही है, किसी भी PSU HR एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी हाई है। द वेज इक्वल टू दैट रिसीव्ड बाय वर्कर्स परफॉर्मिंग वर्क ऑफ इक्वल स्किल, डिफिकल्टी और अनप्लेजेंटनेस। देखिए फेयर वेज क्या होता है? द वेज इक्वल टू दैट रिसीव्ड बाय वर्कर्स परफॉर्मिंग वर्क ऑफ इक्वल स्किल, डिफिकल्टी और अनप्लेजेंटनेस। फेयर वेज मतलब द वेज विच इज फेयर एनफ। फेयर एनफ मतलब ठीक ठाक, गुड एनफ, जितना आपने काम किया आपको उतना पैसा मिला, या फिर आपका जितना लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सपोर्ट करने के लिए ठीक ठाक है, एनफ है ना, ओके है ना। फेयर दैट मींस वेजेस विच इज ओके, जो अनजस्ट नहीं है, जो कि ठीक ठाक है, ठीक है। विच इज ओके एनफ कि आप जिस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में हो उस वही स्टैंडर्ड मेंटेन हो एंड ऑल। लिविंग वेज क्या हो जाता है? फेयर वेज से ज्यादा हो जाता है कि जिसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं जिससे आप लाइफ के फ्रूगल बेनिफिट को एंजॉय कर सके। मिनिमम वेज क्या होता है? मिनिमम वेज फेयर वेज से कम होता है, फेयर वेज से भी कम होता है मिनिमम वेज है ना। और रियल वेज क्या होता है? रियल वेज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। रियल वेज में क्या होता है? रियल वेज जो होता है वो आपके इन्फ्लेशन को भी अकाउंट कर लेता है, इन्फ्लेशन को भी अकाउंट कर लेता है, या फिर आप कह सकते हैं जो परचेजिंग पावर होता है उसको भी अकाउंट कर लेता है, जिसे हम जनरली CPI के नाम से जानते हैं। तो अगर नॉमिनल वेज और रियल वेज से रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन आता है तो रियल वेज इज इक्वल टू नॉमिनल वेज बाय CPI। नॉमिनल वेज क्या होता है? जो आपको सिंपल हाथ इन हैंड सैलरी मिल रही है वो नॉमिनल वेज है। अगर इसमें आप इन्फ्लेशन अकाउंट कर दोगे तो वो रियल वेज हो जाएगा, राइट। तो लाइक दिस further in detail we will study
in classes. Next, question number 28. The dash plan bases wages on completion of a job or task in some unexpected time period. In some expected time period. Expected time period के लिए जो आपको बेस वेज मिलता है, एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड के लिए GTR कहते हैं, गारंटेड टाइम रेट. तो टाइम रेट हो गया, टाइम रेट मतलब स्टैंडर्ड आवर, पीस वर्क नहीं होगा, प्रोडक्शन बोनस नहीं होगा, वेरिएबल पे नहीं होगा. अगर टाइम फिक्स है 8 घंटे आपको जाना है, 8 घंटे के 100 रुपए, 8 घंटे में आपने जो भी काम किया, जितना भी काम किया, आपको 100 रुपए पक्का मिलेंगे. पीस वर्क में पर पीस रहता है. एक दिन में अगर आपने एक पीस बनाया, एक पीस का 10 रुपए अगर दाम है, एक पीस बनाया तो 10 रुपए, 2 पीस बनाया तो 20 रुपए. यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर का लॉजिक नहीं है. पॉइंट नंबर 2 आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following stresses on a minimum standard of welfare which is necessary for laborers? लेबरर्स के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर होना ही चाहिए, है ना, कि लेबर को वन टाइम मील मिलना ही चाहिए, लेबर को कुछ वेलफेयर, उनका फर्स्ट एड फैसिलिटीज उनके लिए होनी चाहिए, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर होना ही चाहिए. इसको कंफर्म कौन करता है? पॉलिसिंग थ्योरी. पॉलिसिंग थ्योरी क्या बिलीव करता है कि पॉलिसिंग थ्योरी फंडामेंटली बिलीव करता है कि जो एम्प्लॉयर है वो क्रूअल है और वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ अकोमोडेट करना चाहते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं, डू नॉट केयर अबाउट द एम्प्लॉय. सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या होता है कि लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि एटलीस्ट एम्प्लॉयर ऑब्लिगेट हो कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर एम्प्लॉय को तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसे पेनल्टी मिलेगी. दैट इज पॉलिसिंग थ्योरी. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 30. The voluntary negotiation between employers, workers and their organizations with the view to regulate the terms and condition of employment is called, है ना. एम्प्लॉयर, वर्कर और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में वॉलंटरी नेगोशिएशन हो रहा है ना, ताकि रेगुलेट किया जाए टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, डेफिनेशन है, इसके जितने भी टाइप्स हैं वो सब आपको पढ़ना है, और ये दैट्स इट. यस, सो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे later. So I'll be ending the session now, and this is the very first session on my CIL batch. हो सकता है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और कहीं भी फर्दर डाउट होगा तो मुझे बताइएगा. And next questions we will be continuing in second part. Yeah. So thank you all for your time. Thank you. Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.